गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा। लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और चल रहे लेक्चर सीरीज़ के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। और ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर सीरीज़ होगा, क्योंकि कल एक आखिरी लेक्चर मैं लूँगा आपका, शायद 1-2 घंटे का हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, तो परेशान मत होइएगा। और पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश क्या, कल ख़त्म कर देंगे। जितना पढ़ाया जा रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, मैंने आपसे कहा है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और बढ़िया से पढ़िए, जितना पढ़ा दिया गया है मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा पेपर में कुछ आने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करूँगा आपका और टॉपिक शुरू करूँगा और इसके बाद आगे बात करेंगे बीच में। हेडिंग डाल लीजिएगा आप, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है सेमीकंडक्टर, जंक्शन, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। सिलेबस आप सभी के पास होगा, अगर जिसके पास नहीं है उसको मैं इस चैप्टर का सिलेबस डिस्कस कर दे रहा हूं, ताकि उसके दिमाग में डाउट न रहे कि सर ने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। देखिए, पढ़ना जो है उस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। एनर्जी बैंड गैप इन सॉलिड्स, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर और डायोड के बारे में पढ़ना है, IV कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग पढ़ना है, डायोड एज ए रेक्टिफायर पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LED, फोटोडायोड, सोलर सेल पढ़ना है, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ना है, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, उसके बाद फिर लॉजिक गेट, इतना पढ़ना है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा मैं कि आज ज़्यादा ज़्यादा कवर कर पाऊँ, अगर आज नहीं हो पाता है तो कल 2 घंटे की या 2.5 घंटे की क्लास लेकर ख़त्म कर लूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंड गैप के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा मैं चीज़ों को इंट्रोड्यूस करूँगा और जो क्वेश्चन में पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उन पर डायरेक्ट पहुँचूँगा। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है सेमीकंडक्टर को शुरू करने से पहले आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर है क्या और सेमीकंडक्टर आया कैसे, इसके बारे में, इसकी ज़रूरत क्यों आई, इसको समझेंगे। देखिए, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है वो कंडक्टर्स जो ना तो कम्प्लीटली इंसुलेटर हो और ना ही कम्प्लीटली कंडक्टर्स हो, उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। इसका मतलब ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे या कुछ ऐसे कह लीजिए कि तत्व होंगे जिनके कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो कि बेसिकली उनको इंसुलेटर और कंडक्टर से क्या कर रही होंगी, अलग बना रही होंगी। यानी वो कुछ ऐसा एग्जिबिट कर रही होंगी जो कि उनको कुछ और जनरेट करने पर क्या कर रहा होगा, मजबूर कर रहा होगा, कोई और प्रॉपर्टी जनरेट करने पर मजबूर कर रही होगी। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा आयरन क्या है, तो आप कहोगे सर आयरन इज अ कंडक्टिंग मटेरियल। मैंने कहा कॉपर क्या है, तो आप कहोगे सर कॉपर इज अ कंडक्टिंग मटेरियल। मैंने आपसे कह दिया कि वुड क्या है, तो आप कहोगे सर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी इंसुलेटर है। रबर क्या है, इंसुलेटर है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि बेसिकली में बचपन से आज तक हम लोग यूज़ करते आए हैं, जिनको सीधा सीधा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वाटर कंडक्टर्स एंड वाटर इंसुलेटर्स। बट इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्हीं सारे एलिमेंट्स से मिलकर कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनाए जाते हैं जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का नेचर रखते हैं, जिनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। एंड कुछ सेमीकंडक्टर्स आगे मैं डिस्कस करूँगा, अभी भी कुछ बता देता हूँ। जैसे आपके क्या नाम है, सिलिकॉन है, उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड है, उसके बाद आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, और इसी में आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से डाईवैलेंट, पेंटावैलेंट, इन सारी इंप्योरिटीज को मिलाकर बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, सेकंड बुक में ऑप्टिक्स के बाद सबसे बड़ा मार्जिन यही चैप्टर लेकर जाता है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो एकदम 101% आना ही आना है, चाहे वो 3 नंबर या 2 नंबर में कह लीजिए, लॉजिक गेट से आएगा। तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको कल, आखिरी में आपको समझाऊंगा लॉजिक गेट के बारे में। तो चैप्टर से इससे इतना आना ही आना है। साथ ही साथ ट्रांजिस्टर दिया है, तो ट्रांजिस्टर से एक क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड गैप, इन सारी चीज़ों से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले जानेंगे कि सेमीकंडक्टर को कैसे हम कंडक्टर और इंसुलेटर से अलग कर पा रहे हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर से अलग करने के लिए सेमीकंडक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है एनर्जी बैंड गैप। अब एनर्जी बैंड गैप क्या है सर, तो समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास, बहुत सिंपल सी चीज़ समझिएगा, अगर मैंने कहा कि आपको कंडक्टर मैं देता हूँ, तो कंडक्टर दिया मैंने आपको, तो कंडक्टिंग एक रॉड है। इस रॉड को आप पकड़ रहे हो, पकड़ने के बाद इस रॉड को आपको ना तो गर्मी लग रही ना तो ठंडी लग रही। मतलब ये रॉड जनरली आपका क्या है, जैसे आपके हाथ में आपने रॉड लिया है, आप इसको लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, लोहे का रॉड है, लेकिन आपको ये करंट नहीं मार रहा है। ये करंट कब आपको प्रोवाइड करेगा, यानी आपको करंट कब झटका देगा, ये जब इसके दोनों एंड को हम किसी सेल, बैटरी या किसी चीज़ से क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। और जैसे कनेक्ट कर देंगे तो अब इस रॉड को आप खुले हाथ से लेकर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, अगर पकड़ेंगे तो आपको करंट लग सकता है। समझ पा रहे हैं ना।
तो इसका मतलब ये है कि उसी रॉड को जिसको हम नेचुरली पकड़ रहे थे अभी आराम से, और एक ऐसी कंडीशन जब प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि जब हम उस पर एनर्जी लगा रहे हैं, उस कंडीशन में उसी रॉड को हम लेकर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब सिंपल क्या है समझिएगा, इसका मतलब कुछ ऐसे स्टिमुलेटर्स हैं बाहर से जिनको अगर लगा दिया जाए तो इसी रॉड का जो इंटरनली जो फिनोमिना में जो चेंज आ रहा है, इसी के इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, या कह लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो चेंज आ रहा है वो ड्यू टू द बैटरी और सेल आ रहा है। इसका मतलब इस रॉड के अंदर कुछ चेंजेस, केमिकल चेंजेस देखने को जो मिल रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट, वही अब इस रॉड को क्या बना दे रहा है, कंडक्टिंग रॉड बना दे रहा है। समझ पा रहे हैं ना। तो उसी तरीके से सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको कहते हैं बैंड गैप। इसका मतलब दो बैंड्स होती हैं, याद रखिएगा, एक होता है कंडक्टिंग बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। समझिएगा, ये होता है वैलेंस बैंड, ठीक, वैलेंस बैंड, और एक होता है कंडक्टिंग बैंड, ठीक है, कंडक्टिंग बैंड एंड वैलेंस बैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान समझिएगा। ये कंडक्टिंग बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या है, उसी रॉड को जब हम आसानी से लेकर ट्रैवल कर रहे थे, बाहर रोड पर लड़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब वो रॉड करंट नहीं मार रहा था। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर थे, वैलेंस बैंड में थे। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, उसको बाहर से एक्सटर्नली एनर्जी लगाई, वोल्टेज लगाया, पोटेंशियल लगाया, तो अब वही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो इसी वैलेंस की बैंड के अंदर रखे गए इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर जा रहे हैं और रॉड को क्या बना दे रहे हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी रॉड के अंदर दौड़ा दे रहे हैं। विद्युत दौड़ रही है इलेक्ट्रोड के अंदर, रॉड के अंदर। इसका मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में जो गैप है, ध्यान समझिएगा, जो गैप है इसी को हम क्या कहते हैं, बैंड गैप। बैंड गैप यानी इसी बैंड गैप को आपने फिल कर दिया बाहर से बैटरी या सेल लगाकर। तो एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी हम तीनों के बारे में जब पढ़ेंगे, कौन कौन सा आपका सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, तो उसमें बैंड गैप का कुछ अलग अलग तरीके का डिजाइन होता है। जैसे मान लीजिए मैं कंडक्टर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जैसे मैं कंडक्टर पढ़ रहा हूँ तो कंडक्टर में जो बैंड गैप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान समझिएगा, इस तरीके से। यानी अगर ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड, समझिएगा, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर कुछ न कुछ मात्रा में क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी वैलेंस बैंड का जो ऊपरी एक्साइटेड स्टेट वाला पोर्शन है, वैलेंस बैंड के अंदर भी बहुत सारे बैंड होंगे, वो होंगी, स्ट्रिप्स होंगी, सबसे लोअर एनर्जी, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर सबसे हायर। इसके अंदर भी लोअर, हायर, 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 ऐसे बढ़ते हुए सबसे हायर होंगी। यानी कुछ स्ट्रिप्स जो वैलेंस बैंड की होंगी वो कंडक्शन बैंड से क्या कर रही होंगी, ओवरलैप हो रही होंगी, ओवरलैप हो रही होंगी। उस कंडीशन में जब हम थोड़ी सी भी एनर्जी इस वैलेंस बैंड को प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड के जो ऊपर वाला सेल है उसमें रखे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जैसे कंडक्शन बैंड में गए, ये रॉड या मटेरियल क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। वहीं जब मैं बात करता हूँ इंसुलेटर की, समझिएगा, इंसुलेटर की बात करता हूँ तो इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक अमाउंट में, काफ़ी अमाउंट में ईजी, इसको एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है, एनर्जी गैप, ईजी, काफ़ी लंबे अमाउंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी बहुत दूरी होती है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में। इस वजह से जब आप वैलेंस बैंड पर एनर्जी डालते हो और सोचते हो, आप चाहते हो कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कंडक्शन बैंड में जाएं और कंडक्टर बन जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जबकि अगर बात एनर्जी की ही है तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अगर वैलेंस बैंड को, इंसुलेटर को इतनी एनर्जी दी जाए कि उसके वैलेंस बैंड जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाए, तब तक हम एनर्जी देते हैं जब तक उसके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कंडक्शन बैंड में न चले जाए, और ऐसा हो जाएगा तो इंसुलेटर भी कंडक्टर बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लगातार एनर्जी आप वैलेंस बैंड में रखे इलेक्ट्रॉन्स को दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जंप करके इसमें जाने के बजाय क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, अपने स्टेट को चेंज कर देगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इतनी एनर्जी होती है, इतना गैप ये होता है एनर्जी का कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कराते कराते कंडक्शन बैंड से आप क्या करोगे, उस मटेरियल का स्टेट ही चेंज हो जाएगा। तो ये है इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होता है समझ लीजिएगा, सेमीकंडक्टर के बारे में समझिएगा। सेमीकंडक्टर बहुत सिंपल सा चीज़ है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जब एक मिनिमम अमाउंट में, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, जब इन दोनों के बीच में जो ईजी है वो बहुत एक फिक्स अमाउंट में, बहुत छोटे अमाउंट में होता है, ताकि कंडक्शन से इलेक्ट्रॉन जंप करके फटाक से कहाँ पहुँच जाए, वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए। एक बहुत स्मॉल एनर्जी गैप, जो कि बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे 0.02 और
0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये लगभग ये शायद आर्सेनिक का होता है और ये शायद सिलिकॉन का होता है, देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं देख के बता दूंगा। इतने अमाउंट का जब एनर्जी गैप होता है कि थोड़ा सा एनर्जी दोगे, बेसिकली ये रूम टेम्परेचर पर ही आप कहेंगे तो क्या हो जाते हैं, जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में कंडक्शन बैंड एनर्जी गैप होता है, बट वो एनर्जी गैप इतना मिनिमम होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर अगर उनके बढ़ा दिया जाता है, बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। एंड दे आर बिहेविंग एज व्हाट, लाइक अ कंडक्टर। बट देयर इज सम कंडीशन कि उनके बीच में एक स्पेसिफिक अमाउंट का गैप होगा, वो कंडक्शन में कंडक्टर की तरह ओवरलैप्ड नहीं होंगे, उनके बीच में गैप होगा, लेकिन हाँ टेम्परेचर थोड़ा सा देने पर वो वैलेंस बॉन्ड क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और उस दौरान ये बन जाएंगे क्या, कंडक्टर्स। तो इस यही होता है डिफरेंस तीनों के बीच में। आप इन तीनों को लिख लीजिए और यही आपके पेपर में आता है। ठीक है, आगे कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में। फटाफट जल्दी जल्दी खत्म करूँगा, परेशान मत होइए। आज सेमीकंडक्टर खत्म करूँ, सोचा है मैंने कि आज सेमीकंडक्टर और डायोड्स के बारे में खत्म करूँगा, कल ट्रांजिस्टर और वो खत्म कर दूँगा, क्या नाम है क्या नाम है, गेट। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडक्शन क्या नाम है, बैंड के बारे में, एनर्जी गैप के बारे में, कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अब बात आ जाती है कि व्हाट, अब हम बेसिकली बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। अब ये तो मैंने कहानी अंतर्गत में बता दिया। सेमीकंडक्टर्स आर व्हाट, सेमीकंडक्टर्स आर द डिवाइसेस विच आर बेसिकली हैविंग द नेचर ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर बोथ। यानी जब तक उनको टेम्परेचर नहीं दोगे या नहीं प्रोवाइड किए रहेंगे तब तक वो इंसुलेटर रहेंगे, लेकिन एक मॉडरेट टेम्परेचर पाते ही वो कैसा बन जाएंगे, कंडक्टर बन जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं क्या, सेमीकंडक्टर्स। दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेजर ग्रुप में समझिएगा, मेजर ग्रुप में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबको ध्यान से समझा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता नहीं, लेकिन दिमाग में रखिए, एक आध नंबर में आ जाए। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दो सेमीकंडक्टर्स, सबसे पहले इंट्रिंसिक के बारे में समझिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दो सेमीकंडक्टर्स जो कि खुद में, नाम से क्लियर है, इंट्रिंसिक यानी उनको किसी भी तरीके से बाहरी एजेंट की कोई जरूरत नहीं है, उनके खुद के ही क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक कराओ, बॉन्ड को तोड़ो और खुद में ही क्या करा दो, डोपिंग करा दो। ठीक है, तो एक कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे जो मैं आगे बीच बीच में इस्तेमाल करूंगा, तो उनको बताते चलूंगा। डोपिंग कराना, डोप कराने का मतलब क्या होता है जानते हैं, खाली स्थान पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालिए और जो खाली जगह है वहाँ पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, जाकर बैठने लगे, तो इसको हम डोपिंग कहते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है किसके अंदर, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने सिलिकॉन ले लिया, तो सिलिकॉन एक प्योर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है। उसको अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो अपने ही बॉन्ड को तोड़ेगा और अपने ही जगह पर, जहाँ वैकेंट जगह होगी वहाँ पर जाके क्या करेगा, यानी जहाँ पे होल्स होंगे वहाँ पर जाके क्या करेगा, कंबाइन करेगा। समझ में आ रहा है। तो इसको कहते हैं हम क्या, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं कि जब हम किसी एक एलिमेंट को उठाएं और किसी बाहरी एलिमेंट को उसमें ले आकर क्या करें, इम्प्योर एलिमेंट को ले आकर उसके अंदर डाल दें, यानी प्योर एलिमेंट यानी एक्सट्रिंसिक मटेरियल, यानी खुद में ही जब खुद के चेंजेस आए। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने घर में ही अगर कोई काम करता हूं तो मेरी वजह से मेरे घर वालों को प्रभाव होगा, यानी मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मेरी वजह से मेरे घर वाले ही सिर्फ प्रभावित हो। लेकिन अगर कोई मैं ऐसा काम कर दूं जिससे मेरे पूरा देश प्रभावित हो, आप प्रभावित हो और भी लोग अगल बगल मोहल्ला के प्रभावित हो, तो दिस इज व्हाट, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो आपको प्रभावित करना, आप मेरी वजह से प्रभावित हो रहे हैं तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, लेकिन मेरी वजह से सिर्फ मेरी फैमिली प्रभावित हो रही है, दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसी तरीके से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक किस में होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में होते हैं। यानी खुद के अंदर ही जब एक्सचेंज हो एलिमेंट्स का, इंट्रिंसिक, कोई बाहरी एलिमेंट आए, इसके अंदर डोप करे, घुसे और उसको क्या कर दे, डोप कर दे, मतलब एक नया एलिमेंट फॉर्म कर दे, तो उसको हम कहते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दो टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या है कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इसमें मिलती है, याद रखिएगा। पी टाइप का मतलब आप ऐसे समझ याद कर सकते हैं, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप का मतलब क्या होंगे, इसके अंदर होल्स ज़्यादा होंगे। और एन टाइप का मतलब निगेटिव टाइप, इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ऐसे याद रखो, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप, एन टाइप का मतलब निगेटिव टाइप। पी टाइप पॉजिटिव का मतलब होल्स ज़्यादा और एन टाइप का मतलब निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि पी टाइप और एन टाइप में, या जो इलेक्ट्रॉन और होल में बार बार कह रहा हूँ, ये क्या है, इसको समझिएगा।
जनरली जब हम कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे तो हम वहाँ पढ़ते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर द ओनली फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सर्किट। बट जब कभी भी हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन और होल दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए सेमीकंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन और होल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और होल को उनका कॉन्ट्रैरी कहेंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि होल्स आर नथिंग बट व्हाट, पोजिट्रॉन्स। होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज का मतलब कभी भी प्रोटॉन नहीं होगा, याद रखिएगा। होल्स आर पोजिट्रॉन एंड नेगेटिव चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा। क्यों प्रोटॉन नहीं हो सकते होल्स? क्योंकि प्रोटॉन का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू किसके, इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि आगे हम चल के देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन कराते हैं, यानी अगर इतना बड़ा होल है तो इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन आके उसमें क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो इतना बड़ा ही इलेक्ट्रॉन इतने बड़े होल में कब सेट होगा, जब इलेक्ट्रॉन के बराबर का होल होगा तभी तो सेट होगा। क्योंकि मास किसका ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का ज़्यादा। तो ज़्यादा मास होगा तो प्रोटॉन का एरिया ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा मास कंटेन करेगा, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिट कहाँ हो पाएगा। तो याद रखिएगा, तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्जेस बोथ आर व्हाट, पोजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, याद रखिएगा। समझ में आ रहा होगा आपको ना। तो होल्स आर नॉट प्रोटॉन्स, दे आर बेसिकली पोजिट्रॉन्स, ठीक है ना। यानी एक कॉन्ट्राडिक्टरी पार्टिकल होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि बैलेंस करते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को, याद रखिएगा इस बारे में। तो पी टाइप और एन टाइप की बात करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ ऐसे समझिए, आपकी बुक में सब कुछ लिखा है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बस सरसरी निगाह से देखना है। देखिए, पी टाइप में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को, ट्राईवेलेंट का मतलब कहीं नहीं जाना, आपको एल्युमिनियम वाला सीरीज पकड़ लेना है, ठीक है ना। एल्युमिनियम वाला सीरीज पकड़ लीजिए, यानी 13 नंबर का ग्रुप पकड़ लीजिए, और बीच में 14 नंबर और बगल में 15 नंबर। तो अगर 13 नंबर के ग्रुप के एलिमेंट्स को मैं 14 नंबर के ग्रुप के एलिमेंट से रिकम्बाइन कराऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन से, अगर एल्युमिनियम को मैं सिलिकॉन से कम्बाइनेशन कराता हूँ या जर्मेनियम से कंबाइन कराता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जर्मेनियम या सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 बॉन्ड बना सकता है, जबकि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ पा रहे हैं ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन अब सिलिकॉन का बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो उस कंडीशन में बहुत ध्यान समझिएगा, उस कंडीशन में ये एक्सटेंसिव टाइप की बात कर रहा हूँ, पी टाइप और एन टाइप में। तो पी टाइप में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी है, एल्युमिनियम। इम्प्योरिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 14 वाले जो ग्रुप हैं उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम यही प्योर टाइप एलिमेंट्स होते हैं, प्योर टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और बाकी 13 वाले को और 15 वाले को जब इनके साथ मिलाते हैं तो वही इम्प्योरिटी की डोपिंग होती है, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे एक्सट्रिंसिक में, तो 14 नंबर के एलिमेंट को 13 नंबर के एलिमेंट से क्या कराएंगे, डोप कराएंगे। यानी एल्युमिनियम को सिलिकॉन से डोप करा रहे हैं, तो सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन। और उस कंडीशन में क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा, सच एन एल्युमिनियम बोरॉन एक्सेट्रा जो 13 में है, in very small quantity, then the resultant semiconductor is known as p-type semiconductor. In p-type semiconductors the holes are the majority carriers and the electrons are the minority carriers. मतलब समझिएगा कि अगर मैंने कहा, समझा इसलिए रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये सारे वर्ड्स स्टेटमेंट लिखे हैं, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको किताब पहले उसको सुनिएगा और पॉज करके फिर किताब में पढ़िएगा, तब कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ बता पाना यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं पूरे चैप्टर का रिकैप करा दे रहा हूँ आपको इसीलिए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी 13 वाले एलिमेंट्स को 14 वाले से मिलाते हैं। तो उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाता है। समझ पा रहे हैं ना। तो जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उस जगह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकल जाता है। समझ रहे हैं, तो वहाँ बचता क्या है, होल। तो यानी उस कंडीशन में होल्स आर व्हाट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वहीं पर जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं। मतलब सिलिकॉन के साथ 5वां जो एलिमेंट 15th ग्रुप का एलिमेंट है, जिसमें कि आपका एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस वाला ग्रुप है। फॉस्फोरस वाले ग्रुप को जब सिलिकॉन से बॉन्डिंग कराते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का बॉन्ड बनाता है 4 के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का फ्री रह जाता है। और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरे के पूरे सर्किट के अंदर, पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो उस कंडीशन में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं, और पॉजिटिवली होल्स क्या हो जाते हैं,
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कुछ और नहीं, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कुछ और नहीं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है क्योंकि नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि पी एन जंक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी पी और एन को, अब यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाते हैं। तो जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाते हैं तो हमको एक सेमीकंडक्टर, एक डायोड निकल कर आता है, एक सिस्टम निकल कर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन डायोड। समझ पा रहे हैं? यानी डायोड को बनाने के लिए, ध्यान समझिएगा, डायोड को बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, डायोड को बनाने के लिए हमें पी एंड एन को क्या करना पड़ेगा, डोप कराना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पी एंड एन को डोप कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, सिंपल सा मतलब क्या है समझिएगा, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो कि अभी हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको पढ़ाया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। पी टाइप का मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक, और एन टाइप का मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ये मैंने पढ़ाया है आपको अभी। पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करके जब हमने पी टाइप एन टाइप बना दिया है, इन दोनों को आपस में मर्ज करके एक सिस्टम बनाया जा रहा है जिसको कि मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको कि एक तरफ एन कर रहा हूँ, एक तरफ पी कह रहा हूँ। इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैं क्या कहूँगा, इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैं कहूँगा डायोड। अभी इसके बारे में और हम पढ़ेंगे और क्यों डायोड कहते हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले भी आप जान लीजिए कि जब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मतलब इम्प्योरिटी बना के इन दोनों को अलग अलग बनाने के बाद जब इन दोनों को उठा के मैं एक कनेक्शन में ले आता हूँ, एक जॉइंट पर ले आके दोनों को जोड़ता हूँ, तो उस पूरे के पूरे सिस्टम को डायोड कहते हैं। और जिस जंक्शन पर ये जुड़ते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिप्लीशन। आप कह सकते हैं कि डिप्लीशन रीजन मत कहिए, इसको कह लीजिए पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पी और एन दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों ऐसा तो है नहीं कि मर्ज करते ही आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे, दोस्त भाई बन जाएंगे। इसका मतलब इस जगह पर एक ऐसा बैरियर है जिसको कि ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि इलेक्ट्रॉन्स इधर और होल्स का इधर आदान प्रदान हो सके। क्योंकि इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो वो पॉइंट जहां पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की तरफ आना जाना चाहते हैं बट आ जा नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम एनर्जी इश्यूज, हमको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल बैरियर, यानी इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, पोटेंशियल फर्दर प्रोवाइड करके, और दोनों को डोप कराना होगा। समझ पा रहे हैं? इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही साथ 2-3 टर्म्स इसमें और आ जाते हैं। जब हम इनको पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में डोप करते हैं और कंबाइन करके एक सिस्टम बना देते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम इनको एनर्जी, पोटेंशियल बैरियर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में यानी कुछ दूरी पर थोड़ा सा कुछ इसका हिस्सा और कुछ हिस्सा इसका हिस्सा, ये मान लीजिए बीच में पोटेंशियल बैरियर है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ तक और इसका कुछ हिस्सा, एन का कुछ हिस्सा यहाँ तक, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में डोप करते हैं, कंबाइन करते हैं। और जिस रीजन में ये कंबाइन कर रहे हैं, जिस रीजन में एक दूसरे से डोप कर रहे हैं, इस स्ट्रिप को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन यानी यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करें, डिप्लीट करें। डिप्लीट करने का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि छीण होना, घटना, खत्म होना। तो इन दोनों के बीच में जो बैरियर था वो इस रीजन में आके क्या हो रहा है, डिप्लीट कर रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, डिप्लीशन रीजन कहेंगे। और यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में जो रिकम्बिनेशन होगा इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा, उसके बारे में देखा जाएगा। चलिए डेफिनेशन भी पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर है कि डिप्लीशन रीजन क्या है। यही जो रीजन मैंने बनाया इसी को डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डेफिनेशन सुन लीजिएगा, द रीजन ऑफ ईदर साइड ऑफ द जंक्शन विच बिकम्स डिप्लीटेड और फ्री फ्रॉम द मोबाइल चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर। यानी जब हम इनको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे या कह लीजिए वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तो इन दोनों के बीच में अब जैसे लगातार वोल्टेज बढ़ाते चले जाएं तो इन दोनों के बीच में जो ये पट्टी बन रही है वो एक समय के बाद क्या होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी, वैनिश होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया था तो इन दोनों ने कहा भाई देखो कुछ हिस्सा मेरा और कुछ हिस्सा तुम्हारा जाएगा, रिकम्बाइन करेगा और इलेक्ट्रॉन को और सर्किट में करंट फ्लो कराएगा। लेकिन कब तक, जितना तुमने अमाउंट की पोटेंशियल प्रोवाइड की है। लेकिन अगर इस पोटेंशियल बैरियर के मतलब इस पोटेंशियल को अगर आप और बढ़ा देते हैं, फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, तो डिप्लीशन रीजन वीक होती चली जाएगी और इन दोनों के बीच में
इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा और उस दौरान आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे के पूरे पीएन जंक्शन डायोड में फ्लो कर रही है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाएं। चलिए, ये तो बात हो गई डिप्लीशन रीजन की और ये हो गई जंक्शन डायोड की। अब थोड़ा सा इसमें और खेल करते हैं और समझते हैं। समझिएगा, अगर पीएन जंक्शन डायोड हमने बना दिया है या पीएन जंक्शन को हमने सेट कर लिया है, तो अब पीएन जंक्शन के बारे में थोड़ा सा सर समझा दीजिए। देखिए, कुछ नहीं करना है। अब पीएन जंक्शन बना तो दिया, इधर एन, इधर मान लीजिए पी, ठीक। अब इस पीएन जंक्शन पर और काम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है भाई। देखो ध्यान समझना। अब इसमें दो तरह की बाइसिंग आती है। पेपर में पूछ लेता है कि डिफाइन द फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। आता है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, अभी बता रहा हूँ, समझिएगा। डिफाइन द, कितनी बार आया है वो अभी देख के बता दूंगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आया है। डिफाइन द पीएन जंक्शन डायोड एंड ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड फॉर द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड द रिवर्स बाइसिंग। पूरा 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो फुल मार्क्स में भी आ सकता है। तो 3 नंबर का तो फिक्स है। डिफाइन पीएन जंक्शन डायोड एंड ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड फॉर द रिवर्स बाइसिंग एज वेल एज फॉरवर्ड बाइसिंग। क्वेश्चन सुन लिया आपने। तो दो तरह की बाइसिंग होती है, एक होती है रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब क्या समझते हैं? सिंपल सा मतलब समझिए। फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर बढ़ना। अब देखिए, जैसे निगेटिव, एन क्या है? निगेटिव टाइप है, आपको पहले पता है, पी पॉजिटिव टाइप। तो बैटरी के टर्मिनल के निगेटिव टर्मिनल को एन साइड से जोड़ दो और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ दो। तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो चार्ज क्या होंगे? रिपेल होंगे। तो यहाँ जो एक्सेस चार्जेस ऐसे रखे थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ होल जो रखे थे, ध्यान समझिएगा, वो किधर भागेंगे? जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ निगेटिव चार्ज है तो किधर की ओर भागेगा? इधर की ओर। इधर होल्स थे पॉजिटिवली चार्ज तो किधर भागेंगे? इधर की ओर भागेंगे। कोई दिक्कत? यानी दोनों जंक्शन के डिप्लीशन रीजन की तरफ या कह लीजिए पोटेंशियल जो बैरियर था उसके तरफ टेंड करेंगे, बिकॉज कि दोनों को हमने दोनों के सेम चार्जेस से बैटरी के टर्मिनल को भी जोड़ दिया है। इस कंडीशन को हम कहेंगे क्या? फॉरवर्ड बाइसिंग। समझ पा रहे हैं? अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट आपको देखने को मिलेगी। समझिएगा क्यों, मैंने बताया है ना, स्पेलिंग और उस पर मत जाइएगा, बस आप समझिएगा। मैक्सिमम करंट इस फॉरवर्ड बाइसिंग में जाएगी। क्यों मेरे भाई? क्योंकि जो डिप्लीशन रीजन यहाँ और यहाँ बना है, इस डिप्लीशन रीजन को आप क्या करोगे? खत्म करोगे। जब ये डिप्लीशन, जब लगातार फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर धक्का देंगे और लगातार होल्स इधर की ओर धक्का देंगे, तो ये रीजन धीरे धीरे क्या होगा? एक समय के बाद वीक होता चला जाएगा, एक समय के बाद यहाँ बन जाएगा और फिर एक समय के बाद कहाँ क्या हो जाएगा? और नज़दीक आ जाएगा और पोटेंशियल बैरियर पर आके गायब हो जाएगा। और जैसे डिप्लीशन रीजन गायब हुआ, दोनों अब आपस में एक दूसरे से रिकम्बाइन करने के लिए तैयार है और जितना ज्यादा रिकम्बाइन करेंगे उतना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम करंट निकल कर आएगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई इन फॉरवर्ड बाइसिंग, ऐसे लिखना है आपको स्टेटमेंट में। सो दिस इज द रीजन व्हाई इन फॉरवर्ड बाइसिंग द मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड। याद रखिएगा, समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि डिप्लीशन रीजन छोटी होती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी, थिन होती चली जाएगी और जितना थिन डिप्लीशन रीजन होगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बाइन करने की और उतना ज़्यादा करंट। सिमिलरली आ जाइए रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग क्या देख लीजिएगा, ठीक। अब रिवर्स बाइसिंग का मतलब, ये रिवर्स का मतलब उल्टा। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? समझो, ये पी एन जंक्शन है, ये मान लो एन और ये पी, दोनों को बस कुछ ना करो, बैटरी का टर्मिनल बदल दो, ये पॉजिटिव कर दो, ये नेगेटिव। जैसे ही आपने टर्मिनल बैटरी का बदला, तो आप देख रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन इधर, पॉजिटिव इधर, इसका मतलब अब अट्रैक्शन होगा इस सर्किट में और इस सर्किट में भी अट्रैक्शन होगा। और जब अट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब क्या है कि डिप्लीशन रीजन पहले अगर पतली थी, फॉरवर्ड बाइसिंग में कर दिए थे, और इसको जैसे हमने रिवर्स बाइसिंग किया, अभी डिप्लीशन रीजन क्या होगी? मोटी होती चली जाएगी। क्यों भैया? क्यों होती चली जाएगी? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो भागेगा किधर? प्लस की तरफ भागेगा। सब किधर भागेंगे? प्लस की तरफ। और इसमें जो होल का कंसंट्रेशन था वो किधर भागेंगे? निगेटिव की तरफ भागेंगे। तो बीच में जो रीजन बनेगा वो मोटा पट्टी बनता चला जाएगा और जितना मोटा डिप्लीशन रीजन बनता चला जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की संभावना कम होती चली जाएगी, यानी कॉम्बिनेशन की संभावना कम, करंट का फ्लो कम। और जैसे जैसे मोटी पट्टी, इसका मतलब क्या है कि बैरियर से हम लोग दूर जा रहे हैं और जब बैरियर को पार करके कंबाइन करते तभी तो करंट फ्लो करता है, लेकिन बैटरी के टर्मिनल चेंज करते बैरियर से दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब मिनिमम करंट। मिनिमम आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग जीरो करंट आती है, बट 100% जीरो नहीं आती। याद रखिएगा, जीरो करंट मान लेते हैं बट 100% जीरो करंट नहीं आती। कुछ पॉइंट में 0.00001 एम्पियर की करंट ऐसे दौड़ेगी, शून्य नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो ये हो गई
कि जब हम रिवर्स बायसिंग में बात करते हैं, रिवर्स बायसिंग में तो हम ये देखते हैं कि द मिनिमम करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन डायोड व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायसिंग. द ओनली रीजन इज दैट the width of the depletion region is increases because the concentration of the electron and the hole are just taken away from the potential barrier, are just move away from the potential barrier. That is why the depletion region is widen, or the width of the depletion region is increases, and so as a result when the electron and hole are not going to recombine with each other, we are not getting what? Current. If there is a possibility, no doubt there is a possibility of a 0.00001 amount ampere of current. क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे एक आध दो इधर उधर इलेक्ट्रॉन बचे होंगे जो कि डिप्लीशन रीजन में कूद कर, पोटेंशियल बैरियर से कूद कर, और इधर के कुछ छोटे मोटे एक दो होल्स ऐसे होंगे जो कूद कर क्या कर रहे होंगे? रिकम्बाइन कर रहे होंगे. लेकिन बहुत 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 माइन्यूट चांस है और उस वजह से बहुत छोटी छोटी करंट पैदा होती है. यानी इसको लगभग शून्य ही आप मान सकते हैं, लेकिन 100% शून्य मत मानिएगा, याद रखिएगा. तो मिनिमम करंट रिवर्स बायसिंग में, मैक्सिमम करंट फॉरवर्ड बायसिंग में. अब इन दोनों को आपने ऐसे डिफाइन कर लिया, दोनों का कुछ नहीं करना है. वी और आई का ग्राफ बनाना है. वी आई एक ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा एक ग्राफ, और दूसरा ग्राफ जो बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा और एक ग्राफ इस तरीके से बनेगा. तो इस ग्राफ, ये जो नीचे वाला रिवर्स के लिए है और ये फॉरवर्ड के लिए. ठीक है, अब इसको समझ लीजिएगा ग्राफ कहना क्या चाह रहा है. और बेसिकली ग्राफ से आपसे पूछ लेता है कि हाउ कैन यू से दैट द ग्राफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्राफ शोज व्हाट, द पीएन जंक्शन इज बिहेविंग एज व्हाट, डायोड. ये भी पूछ लेता है. तो याद रखिएगा, डायोड का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वो कुछ और नहीं होता. वो ये कहता है कि फ्लो ऑफ करंट यूनि डायरेक्शन होनी चाहिए. डायोड का ये बस यही काम है. आप अपने ट्रांसफार्मर में, अपने सर्किट में जब देखते होंगे रेडियो टेप में, तो देखते होंगे छोटे छोटे डायोड लगा होता है. डायोड में क्या होता है? दो पैर होते हैं ऐसे तरीके का. ट्रांजिस्टर और डायोड में अंतर होता है, समझिएगा. ट्रांजिस्टर में पट्टियां बनी होंगी, लाल पीली हरी नीली, बहुत छोटे छोटे पट्टियां, धारियां बनी होंगी. बट उसमें क्या, ट्रांजिस्टर कह रहे, सॉरी, रजिस्टर में. और ये डायोड के अंदर क्या होगा? सिर्फ एक पतली से सिलेंड्रिकल होगा, उसमें दो एंड निकले होंगे. तो दीज आर व्हाट, डायोड्स. तो डायोड कहता है कि भाई देखो, मेरा काम इतना है कि जो तुम मुझे करंट दोगे, मैं उसको यूनि डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, एक डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, बढ़ते से घटते मूव कराऊंगा, और उससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं है. तो जैसे हमने पीएन जंक्शन की स्टडी की, उससे रिलेटेड वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ ही हमको समझा दे रहा है कि भाई ये पीएन जंक्शन कुछ और नहीं, डायोड ही तो है. देखो ध्यान से कैसे, क्योंकि जब मैं निगेटिव यानी इधर से शुरू कर रहा हूं, तो सबसे कम वैल्यू यही होगी. समझ पा रहे हैं ना करंट की? यानी सबसे कम से लेकर सबसे ज़्यादा वैल्यू तक पहुंचने का जो सफ़र है, यूनि डायरेक्शन ही तो है. देखिए, सबसे कम से लेकर सबसे ऊपर तक, यानी सबसे बड़ी वैल्यू तक पहुंचने का जो सफ़र तय कर रहा है, एक दिशा में जो लगातार बढ़ते की ओर ग्राफ दिखा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं. यूनि डायरेक्शन है. क्यों? क्योंकि सबसे कम से सबसे ऊपर दिखा रहा है. ऐसा तो नहीं दिखा रहा ना कि सबसे कम, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा. नहीं, यूनि डायरेक्शन का मतलब कम से गया हाई तक, कम से गया हाई तक. तो यही ग्राफ क्या शो करता है कि दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ व्हाट, डायोड. ये पेपर में आपके 3-4 नंबर में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा. चलिए आगे बढ़ जाएं, और कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा. चलिए, और कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हो उस पर बात कर लेते. कहा है ना मैंने, डायोड बता दिया मैंने आपको. कल मैं आपको ट्रांजिस्टर और उस पर काम करूंगा, याद रखिएगा. ठीक है, आ जाते हैं. देखिए 2019 में पूछा हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो मैंने भी कराया है आपको, और वही चीज़ इन्होंने भी करा दी है. 2019 और 18 2 बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा. जो मैंने आपको पहली बार में सबसे पहला ही क्वेश्चन कराया था, गिव द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप. कुछ नहीं करिएगा, तीनों का ऐसे फिगर बना दीजिएगा जैसे मैंने पहले बनाया था, और तीनों के बारे में बस स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि इसके बीच में गैप ओवरलैप्ड होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इंसुलेटर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, और सेमीकंडक्टर के बीच में बहुत मिनिमम गैप होता है, लगभग 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.067 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके बराबर एनर्जी का गैप होता है. इस वजह से हम दोनों को क्या कर सकते हैं,
मतलब तीनों का डेफिनेशन स्टेटमेंट आप ऐसे लिख देंगे, पूरा मार्क्स 3 नंबर का मिलेगा। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और जो क्वेश्चंस आए हैं मैं वो भी करा दे रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन आपका मिला है, एक टॉपिक आपका आता है जो कि बेसिकली पूछ लेता है, कई बार 5 नंबर में आ जाता है। एक है फोटो डायोड और एक है सोलर सेल। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, मैं आपको अभी कराऊंगा फोटो डायोड और सोलर सेल के बारे में, ठीक है। फोटो डायोड और सोलर सेल के बारे में मैं अभी करा दे रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। देखिए फोटो डायोड का जो बेसिकली मकसद क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। फोटो डायोड का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो रिवर्स बायसिंग में काम करता है, याद रखिएगा। यानी वो जो जंक्शन को हम अरेंज करते हैं वो रिवर्स बायसिंग में करते हैं। लगभग 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम बोथ द साइड अक्रॉस द जंक्शन, एज अ रिजल्ट अ सैचुरेटेड एंड द स्मॉल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, दिस इज नोन एज अ डार्क करंट, ठीक है। नाउ फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट फोटोन विथ एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे लिखी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमको नहीं जाना है। तो आज मैं आपको 2 काम देता हूँ, एक ही काम दूंगा जो कि दोनों को पूरा कर लेगा। अगर आप अपने से करना चाहेंगे तो, नहीं होगा तो कल मैं इसको फिर से उसके अंदर डाल दूंगा। और कल जैसा कि मैंने कहा है कि 2 घंटे की मैं क्लास लूँगा, कल 2 घंटे की क्लास चलेगी और कल ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो आज जो मैंने पढ़ाया है डायोड तक, डायोड के वी आई कैरेक्टरिस्टिक तक, इसको आराम से बुक को खोलिएगा, पहले मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पॉज करिएगा, बुक खोलिएगा और फिर उस टॉपिक को पढ़िएगा। फिर जहाँ नहीं समझ में आएगा मेरी वीडियो प्ले करिएगा, फिर पढ़िएगा। फिर ऐसे करके आपको पूरे चैप्टर को क्या करना है, आज और कल भर में जब भी आपको समय मिले, जैसा आपको वीडियो तो मिल ही जाती है, ऐसे ख़त्म कर लेना है। और उसके तुरंत ही बाद आपको ये ध्यान देखना है कि जो आज मैं आपको काम देने जा रहा हूँ उस पर भी काम करना है। फोटो डायोड और सोलर सेल, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि पेपर में आते हैं। तो मैं आपको एज अ टास्क दे रहा हूँ कि आप इसको करिएगा, ट्राई करिएगा, अपने से कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने की, क्योंकि मैंने डायोड समझा दिया, दोनों में डायोड का ही, पीएन जंक्शन डायोड का ही काम है। डायोड कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों में पीएन जंक्शन डायोड का काम है, बस दोनों के प्रिंसिपल और वर्किंग को आप देख लीजिएगा कि कैसे वो काम करते हैं। अगर वो चीज़ समझ में आई तो ठीक, नहीं तो मैं कल बताऊंगा ही, इसको बता ही दूंगा, पीएन जंक्शन डायोड को, फोटो करंट को, सॉरी क्या नाम है फोटो डायोड और क्या नाम है आपका सोलर सेल को। इन दोनों में से एक पेपर में आता ही आता है यार, आता ही है। तो मैं कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आप अपने से एक बार आज रात में ट्राई करिएगा। दूसरा जो टॉपिक बचेगा ट्रांजिस्टर, जिस एज एम्पलीफायर, जितनी भी चीज़ें हैं कल उसको डिस्कस करेंगे। और एंड, नॉर और नैंड गेट, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यानी कल 3 से 4 टॉपिक हमको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, जिसके बारे में डिटेलिंग करके मैं आपको इस चैप्टर को कंक्लूड कर दूंगा और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा सरप्राइज़ हम लोगों ने प्लान किया है आपके लिए, वो आपको पेपर से कुछ समय पहले दे दिया जाएगा। तो आप अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन सारी चीज़ों को बस कवर अप करिए। और ये जितना मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जितना और भी टीचर डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में, वो मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है कि आपके पेपर में उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। 90-95% का वादा है, मतलब वादा है, जैसे मैंने कह दिया मतलब कह दिया। मैंने कहा कि अगर 60 नंबर 70 में से मैं आपको दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा, 10 नंबर की गारंटी ना आप ले सकते ना मैं। तो उस 60 नंबर की तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ। जितना बता रहा हूँ बस उसी को देखिए, अगर न्यूमेरिकल है तो उसी टाइप की न्यूमेरिकल ढूंढिए बस, और उससे ज़्यादा कुछ भागने की ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा कहना समझ में आ रहा होगा। और जितना मैंने पढ़ाया आज इसको रिवाइज कर लीजिए, कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल मिलता हूँ फिर से आपके साथ और चैप्टर को ख़त्म करता हूँ आपके साथ। टाटा बाय बाय, नमस्ते।